Let's study the second chapter of BSc Nursing 4th semester from Aral Health Nursing, जिसमें हमको आइज़ के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ने हैं। जो हमको फर्स्ट चीज़ पढ़नी है वो है रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, विच इज़ हमारी ऑब्जेक्ट्स या फिर सराउंडिंग से लाइट आती है बाय द कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस के थ्रू। वो हमारी रेटिना पे पड़ती है, जिससे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की इमेज हमारे माइंड में बनती है, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बट इन रिफ्रैक्टिव एरर हमको देखने में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ आई, जिसकी वजह से जो चीज़ हमारी इमेज रेटिना पे बनी थी वो आगे या पीछे बन जाती है। उस कंडीशन को हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। सो द एक्चुअल डेफिनेशन इज डिफ़िकल्टी अकर इन विजुअलाइजेशन, यानी कि देखने में प्रॉब्लम होना क्योंकि जो हमारी आई की शेप है वो चेंज हो जाती है। तो उस चीज़ को हम नॉर्मली रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। और अगर किसी पर्सन को नॉर्मल दिख रहा है या उसकी आई नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो उसको हम एमीट्रॉफिक आई बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं दिखता है अच्छे से तो अब हम उसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। नाउ लेट्स सी सम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। फर्स्ट इज मायोपिया। जनरली लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे, बट आज उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। सो इन मायोपिया, जिसको हम नियर साइडनेस भी बोलते हैं, उसमें हमारी आई बॉल बड़ी हो जाती है। सो इमेजिन ये अगर हमारी नॉर्मल आई है तो जो हमारी इमेज रेटिना पे बन रही थी ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, वो हमारी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। ऑफ कोर्स क्योंकि इमेज तो हमारी वहीं पे बनेगी, बट अगर आई बॉल बड़ी हो जाएगी तो इमेज तो वहीं रही बट रेटिना पे नहीं बनी, तो ऑफ कोर्स वो इमेज हमारी आगे बन जाएगी। हमको क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं। इस चीज़ को हम इससे याद रख सकते हैं कि मायोपिया एक छोटा सा लेटर है, सॉरी वर्ड है, तो हमको उसमें क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेंगे और दूर की चीज़ें ब्लरी दिखाई देंगी। इसको हम कॉनकेव लेंस से ट्रीट करते हैं मायोपिया को। तो कॉनकेव को हम इससे याद रख सकते हैं, जैसे अगर हमको क्लोज क्लियर दिख रहा है तो उसमें डबल सी इसमें भी आ रहा है, तो डबल सी से और डबल सी कॉनकेव लेंस और क्लोज क्लियर से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटनेस बोलते हैं। ये मायोपिया का अपोजिट है। लेट्स सी हाउ। इन मायोपिया हमारी बॉल बड़ी हो रही थी, इन दिस हमारी बॉल छोटी हो जाएगी, आई बॉल लेंस थिन हो जाएगा, क्लोज ऑब्जेक्ट हमको ब्लरी दिखेगा और फार ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखेंगे। सेम इसको इसकी लेंस से याद रख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ा वर्ड है, तो हमको दूर की चीज़ें क्लियर दिखेंगी और पास की ब्लरी। कॉन्वेक्स लेंस, अगर हम इसमें जो हमने ट्रिक लगाई थी, अगर इसमें कॉनकेव यूज़ हो रहा है तो ऑफकोर्स इसमें अपोजिट कॉनकेव लेंस ट्रीट होगा। तो जनरली देखें हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन हमारी ऐसी होती है, बट अगर हमारी आई बॉल छोटी हो जाती है तो रेटिना आगे आ जाता है और इमेज हमारी पीछे चली जाती है, और इस कंडीशन को हम कॉन्वेक्स लेंस से ट्रीट करते हैं। थर्ड टाइप इज एस्टिग्मेशन, जिसमें कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है और ब्लरी विजन हमको दिखाई देता है। इसमें हमको ना तो पास का अच्छे से दिखता है ना ही दूर का। इसके अब दो टाइप हैं, रेगुलर और इरेगुलर, जो बेसिस करते हैं कि आई बॉल की शेप सिमेट्रिकल है या स्फेरिकल है। तो दो टाइप हम देखते हैं, फर्स्ट इज रेगुलर, देन सेकंड इज इरेगुलर। तो रेगुलर में हमारी स्फेरिकल रहती है आई बॉल बट सिमेट्रिकल नहीं रहती, और इन इरेगुलर इसमें दोनों ही नहीं होती, ना ही आई बॉल हमारी स्फेरिकल है ना ही सिमेट्रिकल है। फोर्थ कंडीशन इज प्रेसबायोपिया। जनरली ये मोस्ट मिडिल एज वाले लोगों को अफेक्टेड होती है और क्लोज ऑब्जेक्ट हमको ब्लरी दिखते हैं और इसमें हमारा लेंस अफेक्ट होता है। नाउ लेट्स सी द एटियोलॉजी, मीन इसके कॉजेज क्या क्या है। पहला मोस्ट कॉमन के आई बॉल की शेप चेंज हो जाना, देन कॉर्निया का एबनॉर्मेलिटी, मीन्स कॉर्निया अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर उसकी शेप चेंज हो जाना, देन लेंस की शेप चेंज हो जाना ड्यू टू एज। नाउ लेट्स सी पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स इस डिसीज़ का या फिर इस कंडीशन का फिजियोलॉजी क्या है, मीन्स ये कैसे अकर हो रही है। तो फर्स्ट इज एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जितने भी हमारे फैक्टर्स थे कॉजिंग, वो क्या करते हैं, हमारी आई शेप को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से
लाइट रेज हमारी रेटिना पे नहीं पड़ पाती और हमको चीज़ें ब्लरी दिखाई देती हैं। सो ये हमारी एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी है रिफ्रैक्टिव एरर की। नाउ लेट्स सी डायग्नोस्टिक मेजर्स के अगर किसी पर्सन को रिफ्रैक्टिव एरर है तो प्रोफेशनल जो भी है हेल्थ केयर में यानी कि डॉक्टर्स वो क्या क्या टेस्ट करते हैं। तो दीज आर सम टेस्ट। फर्स्ट इज विजुअल एक्यूटी टेस्ट, जो नॉर्मली हमने देखा भी है, आई टेस्ट होते हैं। तो ये हमारा विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ स्नेलन्स आई चार्ट। देन विजुअल फील्ड टेस्ट, इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आई मतलब थोड़ा साइड में रखते हैं, बट पेशेंट को बोला जाता है वो सामने देखेगा और अगर वो उसको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो वो आंसर करेगा। मतलब इसमें हमको आई मूव नहीं करनी होती, सामने देखना होता है और ऑब्जेक्ट हमारे साइड में रखा होता है। तो अगर हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होता है तो हमको बोलना होता है। देन आई मसल फंक्शन टेस्ट, इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं और इससे हमारी आई मसल्स चेक होती है। देन प्यूपल रिस्पॉन्स टेस्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइट, प्यूपल का डायलेशन देखा जाता है कि लाइट के रिस्पॉन्स में हमारा प्यूपल डायलेट कर रहा है या नहीं। देन डायलेशन, इसमें प्यूपल को डायलेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन। देन आफ्टर 20 और 30 मिनट्स माइक्रोस्कोप में या जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से हमारे रेटिना को देखा जाता है या फिर अंदर आई की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो डायलेशन के प्रोसेस से देखा जाता है। नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट, इसमें हमको ग्लासेस दिए जाते हैं। अगर किसी को सिंगल प्रॉब्लम है लाइक सिर्फ मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है तो सिंगल विजन ग्लासेस दिए जाते हैं। अगर उसको पेशेंट को दोनों है, मीन्स ना ही पास का दिखाई दे रहा है ना ही दूर का, तो मल्टीफोकल लेंसेज ग्लासेस दिए जाते हैं। देन लेंसेज दिए जाते हैं पेशेंट को जो कि सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, सिंगल यूजेस, रीयूजेबल या फिर डेली वियर लेंसेज पेशेंट को दिए जाते हैं। इन सर्जिकल मैनेजमेंट पेशेंट की लेजिक सर्जरी की जाती है बाय द हेल्प ऑफ लेजर्स। देन कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी, जो जितने भी 40 से अबव पेशेंट होते हैं हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए ये हमारी यूज़ होती है। देन थर्ड ऑप्शन इज फोटो रिफ्रैक्टिव केरेक्टमी, जिसको मॉडिफाई कॉर्निया कर मतलब कॉर्निया की शेप को मॉडिफाई किया जाता है लेजर्स की हेल्प से। एंड एट लास्ट दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट्स। नाउ लेट्स सी आईलिड डिसऑर्डर्स, जिसमें हमको आईलिड्स का इन्फेक्शन और आईलिड की डिफॉर्मिटीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले आईलिड्स का इन्फेक्शन पढ़ते हैं जिसको हम ब्लेफराइटिस भी बोलते हैं। सो इन आई इन्फेक्शन हमारी आईज रेड, पफी आईलिड्स और ज़्यादा टियरिंग, मायोबियन ग्लैंड की प्लगिंग देखने को मिलती है। तो इन आईलिड इन्फेक्शन हमारी आई कुछ इस तरीके की हो जाती है, लाइक रेड, swollen, scaly type. So, in eyelids infection, eyelids become red, swollen, and scaly due to various reasons. So, in this condition, हमारी eyelids की edges affect हो जाती हैं। इसको हम लेड मार्जिन डिसीज भी बोलते हैं। सो eyelid infection के हमारे दो टाइप्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो इन एंटीरियर ब्लेफराइटिस, इसमें हमारी जो आईज की आईलिड की एक्सटीरियर पोर्शन है वो हमको रेडर स्वोलन देखने को मिलता है। एंड इन पोस्टीरियर हमारी जो मॉइस्ट लेयर के पीछे मतलब आईलिड्स के पीछे ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल इरेगुलरली प्रोड्यूस करती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज। फर्स्ट इज सीरोबिक डर्मेटाइटिस, मींस डेंड्रफ ऑफ द आईलिड्स और आईलैशेस। इन्फेक्शन हो गया है कोई, इरेगुलर फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ आई, कोई एलर्जीज हैं, या फिर आईलैश माइट और लाइसिस और ड्राई आईज। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ eyelids infection. Now let's see clinical manifestations, means हमको क्या sign और symptoms देखने को मिलेंगे। So the first is a red or watery eyes, burning in eyes, greasy, sticky, itchy, swollen eyelids, skin flaking around eyes, light sensitivity और blurred vision, और काफ़ी कुछ हमको देखने को मिलेगा। Now let's see what is the pathophysiology of eyelid infection. तो हमारे जितने भी कॉजेज थे जो हमने देखे, लाइक डैंड्रफ, इन्फेक्शन, एलर्जीज,
उनकी वजह से हमारी जो ग्लैंड्स हैं आई की वो ब्लॉक हो जाती हैं और उधर हमको बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलती है। देन उधर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है ब्लड वेसल्स का, इरिटेशन शुरू हो जाती है, जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है और हमारी ड्राई आइज और बाकी सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं। Now let's see what are the diagnostic measure the professional will take. So सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री ली जाएगी कि किसी पेशेंट को कोई एलर्जी इन्फेक्शन टाइप का तो नहीं है। देन आईलिड एग्जामिनेशन, आईलैश एग्जामिनेशन, जो भी डिस्चार्ज आ रहा है आई से उसका कल्चर लिया जाएगा, टीयर टेस्ट किया जाएगा और आईलिड बायोप्सी मीन्स कोई उनका लैब में टेस्ट किया जाएगा फॉर द कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। सो मैनेजमेंट, हमको मेकअप अवॉइड करना है जब तक हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। अप्लाई वार्म कॉम्प्रेस, अवॉइड टचिंग एंड अवॉइड सोप। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट। सो डॉक्टर्स हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि कोई ऑइंटमेंट या फिर आई ड्रॉप हो सकता है। जैसे कि ड्रॉप का एग्जांपल ले तो पॉलीमाइक्सिन बी विद ट्राइमिथोप्रिन। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिए जा सकते हैं, जो कि हमारे स्टेरॉइड्स होंगे अगर हमारी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही हैं तो। देन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, अगर किसी पेशेंट को पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है तो तब ये दिए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो साइक्लोस्पोरिन ऑप्थेल्मिक। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आईलिड डिफॉर्मिटीज़। सो आईलिड डिफॉर्मिटीज़ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी जो आईलिड्स हैं वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाती या फिर उनमें हमको कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, तो उन कंडीशंस को हम आईलिड डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। जनरली इसके दो ही रीजंस हो सकते हैं। ड्यूरिंग जेस्टेशन मदर को कोई डिसीज़ हो जाए या कोई इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाए या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए बेबी का। सो दीज टू आर मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ आईलिड डिफॉर्मिटीज़। नाउ लेट्स सी हमको कौन सी या फिर किस टाइप की डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज ब्लेफरेप्टोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी अपर आईलिड है वो बल्ज हो जाती है और हमको इम्पेयर विजन करती है क्योंकि वो कॉर्निया के ऊपर आ जाती है। देन आईलिड रिट्रैक्शन, इसमें जो हमारी दोनों आईलिड्स हैं वो पीछे की तरफ हो जाती है और हमको आई बाहर की तरफ एक्सपोज दिखती है। देन थर्ड कंडीशन इज कैंथल डिस्टोपियाज। इसमें जो हमारी आइज के इनर कॉर्नर्स हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं और स्क्विंटिंग आई जैसी हमको अपीयरेंस देखने को मिलती है। फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन आर एंट्रोपियन एंड एक्ट्रोपियन। इन एंट्रोपियन हमारी आईलेट्स इनवर्ड की तरफ बेंड हो जाती हैं, इन एक्ट्रोपियन आईलेट्स आउटवर्ड टर्न हो जाती हैं। सिक्स्थ इज एपिकैंथल फोल्ड्स। इसमें जो अपर आईलिड्स हैं वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाते हैं। सेवेंथ इज क्रिप्टोथैलमोस। इसमें जो हमारी आईलिड्स हैं वो प्रॉपर फॉर्म ही नहीं हो पाती। एट्थ इज कोलोबोमास। इसमें कोई भी आई स्ट्रक्चर में हमको होल देखने को मिलता है। इसमें हमको आइरिस में होल देखने को मिल रहा है, ये किसी भी स्ट्रक्चर में देखने को हमको होल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमको जो विजन में प्रॉब्लम होती है। सो मैनेजमेंट की बात करें तो जनरली इसका मैनेजमेंट सर्जरी है और जब तक टेम्पररी रेमेडी के लिए हम टेप लगा देते हैं डैमेज आईलिड्स पे। नाउ लेट्स स्टडी द डिसऑर्डर ऑफ कंजक्टिवा, जिसमें हम कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग पढ़ेंगे। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा या फिर रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो कंजक्टिवा हमको देखने को कहाँ मिलता है, जो हमारी आईलिड्स हैं, आईलिड्स के इनर सरफेस पे अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू और ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिलती है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। वो जनरली हमारी आई बॉल को मॉइस्चराइज रखती है। अगर कॉजेज देखें कंजक्टिवाइटिस के, द कॉज कैन बी अ वायरस लाइक कोविड, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है लाइक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, कोई एलर्जेंस या फिर किसी भी प्रोडक्ट लाइक शैम्पू, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट,
लेंस, डर्ट या स्मोक की वजह से किसी भी ब्लड वेसल का आइज़ में स्वॉलन हो जाना। तो ये सब चीज़ें हमारी कंजक्टिवाइटिस को कॉज करती है। सो इन कंजक्टिवाइटिस हमारी आई की अपीयरेंस कुछ इस तरीके की हो जाती है, लाइक स्वॉलन और रेडिश टाइप। नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी। सो जितने भी हमारे फैक्टर्स थे जो कंजक्टिवाइटिस को कॉज करते हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाना आई कंजक्टिवा का, देन ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाना, देन हमको स्वॉलन, रेडनेस या फिर डिस्चार्ज देखने को मिलता है आइज से। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो हमको रेडनेस, टीयरिंग, डिस्चार्ज, इचीनेस, ब्लरी विजन और बर्निंग आइज, लाइट सेंसिटिविटी या फिर स्वोलन आईलिड्स देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक मेजर में एक्विटी टेस्ट मींस विजन का टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री ली जाएगी पेशेंट से, और फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कॉटन स्वैब टेस्ट जिसमें बैक्टीरिया का कल्चर किया जाएगा। इन मैनेजमेंट टॉपिकल एंटीबायोटिक आर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट दिए जा सकते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव ड्रग्स। इन कंजक्टिवा हमको कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग पढ़ना है। ये 3 चीज़ें हैं। सो इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ लिया, अब हम कंजक्टिवा का इन्फेक्शन पढ़ते हैं कि हमारी कंजक्टिवा में इन्फेक्शन कैसे हो जाता है। नाउ लेट्स सी द इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा। तो ये जो कंजक्टिवा का इन्फेक्शन है वो जनरली इतना सीरियस नहीं होता क्योंकि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, बट कुछ इन्फेक्शंस लाइक हर्पीज़ हो गए जो इस कंजक्टिवा के इन्फेक्शन को बहुत सीरियस बना देते हैं, जिनको केयर की बहुत फिर ज़रूरत पड़ जाती है। अगर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो सम बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, स्यूडोमोनास, ये सब कंजक्टिवा फिर कॉज करते हैं जो फिर इस चीज़ को बहुत सीरियस बना देते हैं। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखें तो हमारा जो स्क्लेरा है वो रेड, स्वॉलन या फिर पिंक अपीयर हो जाता है। एक्यूट पेन हमको देखने को मिलता है, स्वेली, स्टिकी, ग्लूई डिस्चार्ज, और हमारा विजन भी अफेक्ट हो जाता है। डायग्नोस्टिक मेजर देखें तो सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन, और पैथोजेंस के लिए सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जनरली हमारा कंजक्टिवाइटिस सेल्फ ट्रीटिंग होता है, मींस 1 और 2 हफ्ते में खुद ही ट्रीट हो जाता है, कोई भी थेरेपी ना लेके। देन हमको सजेस्ट किया जाता है कि हमको ठंडे पानी और साफ़ पानी से नहाना है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जिनको हम OTC या फिर ओवर द काउंटर ड्रॉप्स बोलते हैं, मीन जिनको लेने के लिए हमको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, या फिर अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो कुछ ड्रॉप्स हैं जिनको डॉक्टर्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ब्लीडिंग ऑफ कंजक्टिवा, जिसको हम सब कंजक्टिवल हेमरेज भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन कब अराइज होती है? जब हमारी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं आइज़ में वो जब रप्चर हो जाती हैं, तब हमको हमारा जो वाइट पोर्शन है वो रेड में टर्न हो जाता है, मीन्स हमको वाइट के बदले वो रेडिश अपीयर हो जाता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द आई। इस कंडीशन को हम ब्लीडिंग ऑफ कंजक्टिवा बोलते हैं। तो इसकी कॉजेज़ क्या देखें तो अगर हम बहुत प्रेशर लगा रहे हैं वाइल यूरिनेटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, तो जो हमारी वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। कोई भी हेड इंजरी या आई इंजरी, रबिंग ऑफ आइज द एंड यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, यूजिंग ऑफ ड्रग्स लाइक ब्लड थिनर, या फिर कैंसर ट्रीटमेंट अगर कोई ड्रग ले रहे हैं उसके लिए, तब भी हमको ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी कि हमको क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो जनरली ब्लीडिंग ऑफ कंजक्टिवा से हमको कोई साइन सिम्टम्स या फिर कोई इम्पेयर विजन देखने को नहीं मिलता है, ना ही पेन या स्वेलिंग देखने को मिलती है। जब तक पेशेंट खुद को मिरर में ना देख ले तब तक उसको पता भी नहीं चलता। सो इन दिस बस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में रेडिश अपीयरेंस ऑफ आई, बाकी कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिखता, या फिर कोई भी पेशेंट को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती डेली लाइफ में। डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो एग्जामिन करते हैं और इसको पता कर लेते हैं कि किसी पेशेंट को ये ब्लीडिंग है। मैनेजमेंट की बात करें तो जनरली ये खुद ट्रीट हो जाते हैं, बट अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स दी जाती हैं
और विद इन 2 वीक्स वो जितनी भी ब्लड वेसल्स रप्चर थी वो हील हो जाती हैं. नाउ लेट्स स्टडी इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया. तो प्यूपल और आइरिस के ऊपर हमको एक डोम शेप्ड लेंस, नॉट लेंस, अ ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिलती है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं. तो जब भी इस कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम केरेटाइटिस बोलते हैं या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया बोलते हैं. सो ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और इंजरी कॉर्निया का पेनफुल या फिर स्वोलन या फिर उसमें हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलना, उस कंडीशन को हम केरेटाइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया बोलेंगे, जिसकी वजह से हमको ब्लर विजन या फिर लाइट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है. नाउ लेट्स सी द टाइप्स. तो केरेटाइटिस के 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस है मींस कोई भी पैथोजन की वजह से, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरल इन्फेक्शन. और नॉन इन्फेक्शियस है तो लाइक ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस, कोई भी सर्जरिकल वुंड, केमिकल फॉरेन बॉडी स्क्रैचेस, ड्राई आइज, एलर्जीज और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमको ये नॉन इन्फेक्शियस केरेटाइटिस देखने को मिलता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में रेडनेस इन द आई, टीयर्स, डिफिकल्टी इन ओपनिंग आइज, ब्लरी विजन, लाइट सेंसिटिविटी एंड फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी इन द आई. पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जितने भी हमारे स्टिमुलस थे, मीन्स जो भी हमने कॉजेज़ देखे या जो हमने टाइप्स में देखे थे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में, उनकी वजह से अल्सर्स हो जाना आइज़ में और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आइज़ का शो करना, जिसकी वजह से हमको रेडनेस ये सब देखने को मिलती है. डायग्नोस्टिक मेजर्स की बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले तो आई एग्जामिनेशन करेंगे. अगर ऑक्यूलर डिस्चार्ज है, मीन्स आइज से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, उसको कल्चर के लिए भेजा जाएगा. देन फ्लोरोसिन स्टेन टेस्ट, जिसमें क्या होता है हमारी आइज में एक डाई इंजेक्ट की जाती है और ब्लू लैम्प की वजह से हेल्प से आइज को एग्जामिन किया जाता है. मैनेजमेंट की बात करें तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ओरल एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब. देन बायोसाइड्स, अगर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है मीन्स इन्फेक्शियस कैराटाइटिस है तो बायोसाइड्स दिए जाएंगे, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स और आई ड्रॉप्स दिए जाएंगे टू रिड्यूस दो स्वेलिंग, और पेन रिलीफ के लिए भी कुछ आई ड्रॉप्स दिए जाएंगे. सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कॉर्नियल डिब्राइडमेंट मीन्स रिमूवल ऑफ अनहेल्दी कॉर्नियल एपिथेलियम पार्ट, जिसकी वजह से हीलिंग फास्ट हो, और कोई भी अगर डिब्राइड टिश्यू है तो वो हीलिंग को जो अफेक्ट करेंगे तो वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो हीलिंग है वो फास्ट होगी. नाउ लेट्स स्टडी द इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया. तो ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या फिर एक्सेसिव ड्राइनेस या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम की वजह से हमको कॉर्निया में एक ओपन वूंड देखने को मिले तो उसको हम इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया बोलते हैं. इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं. अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन लाइक चिकन पॉक्स, स्नेगल्स, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो इन सब की वजह से हमको कॉर्निया का इन्फेक्शन देखने को मिलता है. सो इन पैथोफिजियोलॉजी जो भी हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और कॉर्नियल अल्सर को अराइज करेंगे, जिसकी वजह से हमको ओपेसिफाइंग ऑफ कॉर्निया देखने को मिलता है और हमें विजुअल डिफ़िकल्टी होती है. इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देयर इज़ रेडनेस इन द आई, टीयरिंग आइज, ब्लड शॉट ऑफ आइज मीन्स ब्लड का एक क्लॉटिंग देखने को मिलेगी, सीवियर पेन इन आई, पस या फिर कोई ऑक्यूलर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एंड द फीलिंग ऑफ एनी फॉरेन बॉडी इन द आई, लाइट सेंसिटिविटी, ब्लरी विजन, swollen eyelids, white और grey spots और एरिया और अराउंड द कॉर्निया. डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन बाय यूजिंग स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोप या फ्लोरोसेंट डाई की वजह से कॉर्निया को डायग्नोस किया जा सकता है, जितना भी कॉर्निया में डैमेज होगा वो. और अगर कोई डिस्चार्ज है तो उसका सैंपल भेजा जाएगा टू डायग्नोज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन. मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकेशन लाइक आई ड्रॉप्स विच कैन बी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल जो प्रिस्क्राइब की जाएंगी,
ओरल पेन किलर्स दिए जा सकते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी की जा सकती है कॉर्निया की। एंड दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड द इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कैटरैक्ट, जो कि हमारा एक लेंस डिसऑर्डर है। लेट्स सी वेयर वी फाइंड लेंस। सो ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, ये आइरिस, प्यूपल और जस्ट बिहाइंड द आइरिस हमको लेंस देखने को मिलता है। सो एज यू कैन सी, ये इधर हमारा आइरिस पोर्शन था और इसके जस्ट बिहाइंड हमको लेंस देखने को मिलता है। और ये काम क्या करता है लेंस? इसके थ्रू हमारी रेज रेटिना पे पड़ती है। थोड़ा लेंस के बारे में जानते हैं। ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है, बाइकनकेव ट्रांसपेरेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्रिस्टलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये लाइट को बेंड करता है, रेटिना पे डालता है टू सी द इमेज क्लियरली। इसमें याद करने वाली बात ये है, ये हमारा बाइकनकेव और ट्रांसपेरेंट डिस्क है। सो इन कैटरैक्ट ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वो हमारी ट्रांसपेरेंट ना होके इट विल बिकम क्लाउडी। तो हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई कुछ इस तरीके की दिखती है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द थ्योरेटिकल पार्ट। सो जैसे कि हमने देखा, जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेंस था इन कैटरैक्ट वो क्लाउडी हो जाता है और इन बिटवीन उसमें आई प्रोटीन्स हैं वो सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली रेज रेटिना तक नहीं पहुंच पाती और हमारा जो विजन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी सम टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड कॉजेज देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट। सो अगर ओपेक्सिटी हमको मिडल ऑफ द या फिर सेंटर पोर्शन ऑफ द लेंस देखने को मिले तो हम उसको न्यूक्लियर कैटरैक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमको किसी भी एटम में न्यूक्लियस सेंटर में देखने को मिलता है, तो हम उसको इससे याद रख सकते हैं कि जो सेंटर में देखने को मिले ओपेसिटी, तो वो हमारा न्यूक्लियर कैटरैक्ट है। एजेस पे अगर हमको कैटरैक्ट की साइंस दिख रहे हैं तो वो हमारा कॉर्टिकल कैटरैक्ट है। अगर कैटरैक्ट हमको बैक ऑफ द लेंस देखने को मिले तो हम उसको पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट बोलते हैं। अगर एट बर्थ से है तो वो हमारा कंजेनाइटल है। अगर वो किसी अदर डिसीज़ की वजह से हो रहा है लाइक ग्लाइकोमा या डायबिटीज़ की वजह से या फिर कोई मेडिकेशंस हैं तो वो हमारा सेकेंडरी कैटरैक्ट है। अगर वो किसी आई की वजह से हो रहा है तो वो ट्रोमैटिक। अगर किसी रेडियोथेरेपी की वजह से हो रहा है तो रेडिएशन कैटरैक्ट। नाउ लेट्स सी द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कि किन किन वजह से हमारा कैटरैक्ट होता है। सो डायबिटीज़, स्टेरॉइड्स मतलब कोई भी ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं, या कोई आई सर्जरी हुई है, अगर हम कोई रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, या फिर एक्सेसिव सन एक्सपोजर है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैटरैक्ट। सो हमारे जितने भी फैक्टर्स थे वो क्या करते हैं, हमारे लेंस में मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं। देन हमको प्रोटीन का डीनेचुरेशन या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और वो जितना भी डीनेचर्ड प्रोटीन था वो एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी लेंस ट्रांसपेरेंसी कम होनी शुरू हो जाती है और लेंस का क्लाउडीनेस शुरू हो जाता है। तब ये स्टार्ट हुआ तो जो हमारी लाइट एंटर कर रही थी इन आई वो स्कैटर्ड होनी शुरू हो जाती है और हमारा रिड्यूस विजन हमको देखने को मिलता है। देन एट लास्ट हमारा कैटरैक्ट फॉर्म्ड हो जाता है। तो हमारा बेसिकली यही था, ड्यू टू फैक्टर्स, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, फिर इकट्ठा होना, लाइट का स्कैटर्ड होना और रिड्यूस विजन, देन कैटरैक्ट फॉर्मेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कैटरैक्ट्स आर cloudy and misty, foggy or filmy vision. Intolerance to bright light means patient bright light को tolerate ही नहीं कर पाएगा, especially driving at the night, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। Double vision, the need to brighter light to read, so उसको dim light में भी देखने में प्रॉब्लम होगी। And poor night vision, change in color perception भी चेंज हो जाएगा, मीन्स उसको कलर डिफ्रेंशिएशन में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो डायलेशन, जिससे हमारा प्यूपल मतलब प्यूपल को डायलेट करके देन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट आई को एग्जामिन किया जाएगा। देन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, जिसमें लेंस की ओपेसिटी को
टेस्ट किया जाएगा। विजुअल एक्विटी टेस्ट, कितना विजन लॉस हुआ है उसको देखते हैं। और रेटिनल एग्जामिनेशन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्थेल्मोस्कोप। मैनेजमेंट की बात करें तो जितने भी हेल्थ के प्रोवाइडर्स हैं वो जनरली तो फर्स्ट आई ग्लासेस या फिर कॉन्टेक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एसिटाजोलामाइड प्रिस्क्राइब किया जाता है जो कि हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है। एंड डॉक्टर में प्रिस्क्राइब फेनाइलेप्राइन जो कि पीपल को डायलेट करते हैं और कंजक्टिवाइटल आर्टरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स। देन एसिटोमिनोफेन जो कि माइल्ड पेन को ट्रीट करने में हेल्प करती है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हमको 3 वेज सजेस्ट होते हैं। सो द फर्स्ट इज़ फैको इमल्सिफिकेशन जिसमें एंटीरियर कैप्सूल से लेंस का न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। देन हमको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फैकी ग्लासेस जिसमें पेशेंट को जितने भी ऑब्जेक्ट साइज है वो 25% बिगर दिखता है। मीन जो भी ऑब्जेक्ट है वो 25% क्लोजर दिखाई देता है देन द एक्चुअल डिस्टेंस। या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज दिए जाते हैं टू गिव द नॉर्मल विजन। देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 चीज़ें और देखते हैं विच इज़ एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन या फिर इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। सो इन एक्स्ट्रा उसमें एंटीरियर लेंस और कॉर्टेक्स रिमूव कर दिया जाता है और इन इंट्रा कैप्सुलर उसमें एंटायर लेंस को हम रिमूव कर देते हैं। सो इसमें कुछ पोर्शन था मींस इंटीरियर लेंस और कॉर्टेक्स और इंट्रा में पूरी लेंस को रिमूव कर दिया जाता है। एंड हियर इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी ग्लाइकोमा। बिफोर स्टडिंग ग्लाइकोमा कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। सो लेंस के बाहर हमको एक्वस ह्यूमर फ्लूइड देखने को मिलता है आइज़ में। वहीं बिहाइंड द लेंस हमको विट्रस ह्यूमर फ्लूइड देखने को मिलता है। सो इन बिटवीन कॉर्निया एंड द आइरिस देयर इज़ अ ड्रेनेज पाथवे या फिर ड्रेनेज पैसेज हमको देखने को मिलता है जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर और एक प्रेशर मेंटेन रहता है आइज़ में। बट अगर इस ड्रेनेज में कोई ब्लॉकेज या फिर कोई हिंड्रेंस आ जाता है जिसकी वजह से आई के सामने का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसको हम इंट्राक्युलर प्रेशर इंक्रीज बोलते हैं देन हमारी ग्लाइकोमा कंडीशन अराइज होती है। सो ग्लाइकोमा इज द फ्लूइड एक्युमुलेट इन फ्रंट ऑफ आई एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन आई, यानी कि इंट्राक्युलर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है फिर जो कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो उसको अफेक्ट करता है डैमेज करता है और हमको फिर विजन लॉस होता है। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोमा। सो द फर्स्ट इज ओपन एंगल और वाइड एंगल। इसमें जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था उसमें ट्यूबुलर मेशवर्क एक्यूमुलेट हो जाता है मीन्स कोई मेशवर्क उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से वो फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाता नॉर्मली देन हमको ग्लाइकोमा कंडीशन देखने को मिलती है। द सेकेंड इज एंगल क्लोजर और नैरो एंगल। इसमें जो हमारा गैप है आइरिस और कॉर्निया का वो डिक्रीज हो जाता है और हमारा ड्रेनेज सिस्टम छोटा हो जाता है। देन सेकेंडरी ड्यू टू अदर डिसीज लाइक कैटरेक्ट और डायबिटीज़ उसकी वजह से हमको देखने को मिलता है। नॉर्मल टेंशन, ये फर्स्ट टाइप मीन्स ओपन एंगल का टाइप है जिसमें हमारा इंट्राक्युलर प्रेशर तो नॉर्मल रहता है बट स्टिल जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज रहती है। देन पिगमेंटरी ग्लाइकोमा, इसमें जो पार्टिकल फॉर्म डाउन द आइरिस, जो हमारे कुछ पार्टिकल फॉर्म हो जाते हैं आइरिस के पास और वो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ब्लॉक हो जाता है। नाउ लेट्स सी द एटियोलॉजी मीन्स ये कॉजेज क्या है। सो जो हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है वो ये कि देर इज़ अ कैनाल या फिर ड्रेनेज सिस्टम इन बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया जिसकी वजह से फ्लूइड ड्रेन होते रहते हैं। बट इन ग्लाइकोमा में क्या होता है उस ड्रेनेज सिस्टम में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है
कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है और हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी। सो जो हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड था वो इम्पेयर्ड हो जाता है उसका ड्रेनेज, क्योंकि जो हमारे चैम्बर्स थे या ड्रेनेज में कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ऑप्टिक नर्व पे कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। देन फर्दर हमारे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज उसका शुरू हो जाता है और हमको विजन लॉस देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ब्लरी विजन, हेलोज अराउंड लाइट, मीन्स कोई भी अगर लाइट आती है तो उसमें कुछ अराउंड सर्कल्स हमको देखने को मिलते हैं, मतलब एज अ पर्सन हमको कोई किसी भी लाइट के सामने बहुत सर्कल्स देखने को मिलेंगे लाइट्स के। आई पेन, हेडेक, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, रेडनेस ऑफ आई, नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो डायलेटेड आई एग्ज़ाम किया जाएगा प्यूपल को डायलेट करके। देन गोनियोस्कोपी, इसमें जो हमारा आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल है वो एग्जामिन किया जाता है। देन वो जो प्रेशर है, आई प्रेशर को हम चेक करते हैं बाय ऑक्यूलर प्रेशर टेस्ट या फिर टोनोमेट्री से। देन कॉर्नियल थिकनेस चेक की जाती है बाय पैकीमेट्री। आई को एग्जाम किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जिसको हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन बोलते हैं। विजुअल एक्विटी टेस्ट मींस पेशेंट का नॉर्मल विजन टेस्ट किया जाता है। एंड विजुअल फील्ड टेस्ट पेरीमेट्री, जो साइड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं बट पेशेंट को ये नहीं बोलते कि उसको आइज मूव करनी है, बस हम ये बोलते हैं कि उसको वो ऑब्जेक्ट साइड से दिख, मतलब विदाउट मूविंग द आई दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप्स टू रिड्यूस द फ्लूइड एंड प्रेशर। एग्जाम्पल्स बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स। डॉक्टर्स टॉपिकल कोलिनर्जिक ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टॉपिकल अल्फा 2 एंड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट टू डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स दे सकते हैं टू डिक्रीज द आईओपी। Oral medication like beta blockers or carbonic anhydrase inhibitor help to drain fluid. Surgical management of glaucoma. So the first is laser surgeries. कुछ laser surgeries हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो फ्लूइड ड्रेनेज है उसको ट्रीट किया जाता है टू रिड्यूस द प्रेशर। सो द फर्स्ट इज ट्यूबैक्युलोप्लास्टी। इसमें जो हमारा ड्रेनेज ब्लॉक है उसको हम ओपन करते हैं। सेकेंड इज आयरिडोटॉमी। इसमें एक स्मॉल होल आयरिस में बना दिया जाता है एज अ ड्रेनेज। थर्ड ऑप्शन इज साइक्लोफोटोकोआगुलेशन। इसमें जो फ्लूइड प्रोडक्शन है उसको बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इन सर्जरीज इज माइक्रो सर्जरी या फिर ट्रोबैकुलोटमी। इसमें क्या होता है कि हम एक नया पाथवे बना देते हैं जिससे हमारा फ्लूइड अच्छे से ड्रेन आउट हो पाए, या कभी कभी स्मॉल ट्यूब्स डाल देते हैं जिससे हेल्प ड्रेनेज में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट इज रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये हमको वर्ड से ही पता चल रहा है, जब रेटिना अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है उस कंडीशन को हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से हमको इम्पेयर्ड विजन, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। फर्स्ट इज रिग्मेटोजेनस, सेकेंड इज ट्रैक्शनल एंड द थर्ड इज एक्सुडेटिव। सो रिग्मेटोजेनस में क्या होता है, जो हमारा रेटिना है उसमें एक छोटा सा टीयर लग जाता है या फिर एक कट, जिसकी वजह से जो विट्रस ह्यूमर फ्लूइड है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है रेटिना के पीछे, जिसकी वजह से हमको रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलता है। ये जनरली हमको ओल्डर एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड इज ट्रैक्शनल। इसमें ड्यू टू डायबिटीज़ रेटिना में स्कार टिश्यू बन जाते हैं और हमारा रेटिना डिटैच होना शुरू हो जाता है। थर्ड इज एक्सुडेटिव। इसमें हमारा कोई टीयरिंग नहीं होती बट स्टिल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है रेटिना के पीछे। And the inflammation of eye is also one of the reasons of the exudative
रेटिनल डिटैचमेंट। नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी कि रेटिनल डिटैचमेंट होता कैसे है। सो कोई भी आई ट्रॉमा लाइक एज हो गया, डायबिटीज़ या फैक्टर्स, मतलब इडियोलॉजिकल फैक्टर्स, वो क्या करते हैं, रेटिना को टियर करते हैं, और जो हमारा फ्लूइड है विट्रस ह्यूमर वो रेटिना के पीछे एक्यूमुलेट होता है और हमारा रेटिना अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि हमको क्या क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा। फ्लैश ऑफ लाइट्स या फिर हैलोज ऑफ लाइट्स, फ्लोटर्स, डार्कर पेरिफेरल विजन, साइड से उसको डार्कनेस, देन डार्कनिंग, नॉर्मल विजन में भी डार्कनिंग देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो डायलेटेड एग्जाम, आई एग्जाम मीन्स बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉप्स और मेडिकेशन पीपल को डायलेट किया जाता है और देन एग्जाम किया जाता है। कुछ पेनलेस और नॉन इन्वेजिव टेस्ट किए जाते हैं। सो कुछ टेस्ट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये एक इमेजिंग टेस्ट है। इसमें प्यूपिल को डायलेट कर दिया जाता है बाय द ड्रॉप और पेशेंट को एक ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी मशीन के आगे बैठा दिया जाता है और आईज को स्कैन करते हैं बाय द मशीन। द सेकेंड इज ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड। इसमें आई को नम कर दिया जाता है बाय द ड्रॉप और एक जेल अप्लाई कर दी जाती है ऑन क्लोज आईलिड और अल्ट्रासाउंड प्रोब को हम आईलिड के ऊपर रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि अपने आई को मूव करे। नाउ लेट्स सी द मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट इज लेजर थेरेपी या फिर क्रायोप्सी, जिसमें जो हमारा टीयर है रेटिना में उसको सील कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लेजर। सेकेंड इज न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। अगर ज़्यादा रेटिना डिटैच नहीं होता है तब हम इसको सजेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, गैस बबल को इंजेक्ट कर दिया जाता है इन विट्रस ह्यूमर जो प्रेशर लगाता है रेटिना पे, जिसकी वजह से रेटिना अपनी जगह पे आ जाता है। थर्ड इज स्क्लेरल बकल। इसमें एक सिलिकन बैंड परमानेंटली प्लेस कर देते हैं रेटिना, मतलब इन आई, जिससे क्या होगा, वो रेटिना अपनी प्लेस पे हमेशा रहेगा। द फोर्थ इज विट्रैक्टमी। इसमें थोड़ा सा विट्रस ट्यूमर निकाल देते हैं और एयर, गैस या ऑयल को हम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से रेटिना अपनी जगह पे रहता है। ब्लाइंडनेस इज अ कंडीशन वेयर द आई कंप्लीट लूज द एबिलिटी टू सी। नाउ लेट्स लर्न टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। सो इसके ट्रिक्स याद रखते हैं। इमेजिन तुम्हारे पास एक आम है और वो तुमको बेचना है, पर तुम्हें नहीं पता वो आम कौन लेगा। सो द ट्रिक इज पता नहीं कौन लेगा। सो पी से पार्शियल, टी से टोटल, एन से न्यूट्रिशनल, सी से कंजेनाइटल, एल से लीगल। So by this you can learn the type of blindness. In partial, पेशेंट का थोड़ा विजन कम होता है। टोटल, पेशेंट को बहुत डिफ़िकल्टी होती है देखने में, सो अनेबल टू सी लाइट्स। इन न्यूट्रिशनल, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इन डाइट, जिसकी वजह से पेशेंट को कम दिखता है। देन कंजेनाइटल, ब्लाइंडनेस फ्रॉम द बर्थ। नाउ लेट्स सी लीगल। नॉर्मल पेशेंट्स का, नॉर्मल पर्सन का विजन 20/20 होता है, बट इन दिस टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस अगर हम पेशेंट को ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंस कुछ भी लगा देते हैं, फिर भी उनका जो विजन है 20/200 रहता है, यानी कि उनको कोई भी चीज़ देखने के लिए 10 टाइम क्लोजर आना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी etiology. सो ग्लाइकोमा, कैटरैक्ट, एम्ब्लायोपिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें विजन चाइल्डहुड से डेवलप नहीं हो पाता। ऑप्टिक न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, जो हमारी रेज के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है। देन ट्यूमर ऑफ रेटिना, डायबिटीज़ कैन बी द रीज़न, stroke, birth defect means from congenital, any eye injury can be the reason of the blindness.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. हमको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे. सो द फर्स्ट इज क्लाउडी विजन, unable to see shapes. There might be a poor vision and poor night vision. Now let's talk about diagnostic measures. So the first test is the Snellen's test, जिसमें जो नॉर्मली देखा भी होगा विजन टेस्ट जिससे होता है. सेकेंड इज विजुअल फील्ड टेंशन, जिसमें पेशेंट को बोला जाता है कि उसको एक इमेजेस देखनी है विदाउट मूविंग आई अप, डाउन, राइट और लेफ्ट. Now let's see what are the management of blindness. First is medication. अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स दिए जाते हैं बाय द डॉक्टर्स. और देन सेकेंड इज कैटरेक्ट सर्जरी. अगर किसी को कैटरेक्ट है तो टू ट्रीट द कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है. अगर कॉर्निया में प्रॉब्लम है तो देयर इज़ ऑप्शन ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. रेटिना में प्रॉब्लम है तो रेटिनल सर्जरी की जाती है. अगर वाइटामिन की कमी है तो वाइटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि वाइटामिन ए, वाइटामिन बी एंड वाइटामिन डी. Now let's talk about some prevention. So the first is primary prevention. तो प्राइमरी लेवल पे हम ब्लाइंडनेस ना हो क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले गुड न्यूट्रिशन लेना जिसमें फुल विटामिन ए हो. देन एडिक्वेट वाटर इनटेक. देन इम्यूनाइजेशन. ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है. देन सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक मेडिकेशन जो भी हमको प्रिस्क्राइब हुई है वो. अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की जा सकती है. अगर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो हम उसको बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. Then laser therapy can be the option. Now let's see what are the tertiary prevention. So tertiary prevention में जनरली सारी सर्जरीज आती हैं. जो भी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी वो ट्रीट होती हैं. देन लाइक सर्जरीज में भी कैटरेक्ट सर्जरी हो गई या केरेटोप्लास्टी हो गई. Now let's see about eye donation, banking and eye transplantation. So first is eye donation. तो एक आई डोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्सन की डेथ के बाद उसका कॉर्निया डोनेट कर दिया जाता है उस पर्सन को जिसके कॉर्निया में डिफेक्ट है या फिर वो कॉर्निया में प्रॉब्लम की वजह से नहीं देख सकता. तो इस प्रोसेस को हम आई डोनेशन बोलते हैं. एंड अगर किसी भी कॉर्निया को ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है किसी की विजन को वापस लाने के लिए, इस चीज़ को हम केरेटोप्लास्टी या फिर कॉर्नियल ग्राफ्ट बोलते हैं. नाउ लेट्स सी हु कैन डोनेट देयर कॉर्निया. वो किसी भी एज का हो, ग्रुप का हो, स्पेक्टिकल्स लगाता हो, उससे भी कोई इशू नहीं होता. या फिर उसको मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, एस्टिग्मेटिज्म हो या फिर कैटरेक्ट की हिस्ट्री हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इवन इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड एस्थमा, वो भी डोनेट कर सकता है. एंड दोज हु कैन नॉट डोनेट, अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ हो उसको, या फिर उस पर्सन को एड्स हो, या फिर उसकी एड्स की वजह से उस पर्सन की डेथ हुई हो. देन इफ़ समवन हैज़ हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज़ हो, सेप्टिसेमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, कोलेरा, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस हो, तो ये सब पर्सन अपना कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते. एंड हियर इज़ द रोल ऑफ अ नर्स इन आई डोनेशन. नाउ लेट्स सी आई बैंकिंग. तो जैसे नॉर्मल बैंक अपने पास पैसे रखते हैं, लोगों को लोन देते हैं, वैसे ही आई बैंक में ऑक्यूलर टिश्यू, जितने भी आई रिलेटेड टिश्यू हैं, वो स्टोर किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं फॉर ट्रांसप्लांट, फॉर रिसर्च एंड फॉर एजुकेशन.
इन 1945 में द फर्स्ट आई बैंक डॉक्टर आरियस ने खोला था इन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इन चेन्नई। आई बैंक के क्या फंक्शन होने चाहिए कि दे शुड आंसर द कॉल 24 आवर्स, प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ कॉर्निया, कॉर्नियल रिसर्च को भी वो अलाउ करें और पब्लिक अवेयरनेस को भी इंक्रीज करें। Now, eye banks are divided in three forms. First is eye bank training center. Second is eye bank. Third is eye donation center. So the first is जो स्टाफ को ट्रेन करता है, अवेयरनेस स्प्रेड करता है और हेल्प करता है ऑक्यूलर टिश्यू को कलेक्ट, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट करने में। सेकेंड इज़ आई बैंक। सो नाम से पता चल रहा है ये मेन सेंटर होंगे जो रूल्स को फॉलो करेंगे जो भी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और कॉर्निया को यूज़ और स्टोर करेंगे। थर्ड इज़ आई डोनेशन सेंटर, जो लोगों को मोटिवेट करेंगे, फैमिली से बात करेंगे कि आपके अगर फैमिली में किसी की पर्सन की डेथ हो जाती है, सो प्रमोट आई डोनेशन। देन कलेक्ट करेंगे और कॉर्निया को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भेजेंगे। लेट्स सी स्टेप्स टू टेक कंसेंट फॉर आई डोनेशन, कि अगर एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमको किसी पर्सन की फैमिली को मनाना है आई डोनेशन के लिए, तो हम कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज़ हमको फैमिली से पोलाइटली बात करनी है, उनके दुख को भी समझना है, उनके बारे में, पेशेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लाइक कोई उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं, या कुछ जितने भी हमारे ड्रॉबैक फैक्टर्स थे डोनेशन में वो तो नहीं है। देन अंडरस्टैंड सिचुएशन, किसी पर्सन की सडन डेथ है या मेन मेंबर है, यंग पर्सन है फैमिली का, तो वो भी हमको समझना है। हॉस्पिटल से परमिशन लेनी है डोनेशन के लिए, आई डोनेशन के लिए, और फैमिली को आई डोनेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, और लास्ट और फाइनल डिसीजन हमको फैमिली पे ही छोड़ना है। अब हम देखते हैं आई कलेक्शन में बिफोर कलेक्शन, ड्यूरिंग और आफ्टर कॉर्निया या फिर आई डोनेशन में क्या क्या होता है। सो पहले बात करें तो सबसे पहले जो हमारी प्रोफेशनल टीम है वो टाइम पे पहुंचती है और फुल डिटेल के साथ देन कंफर्म करती है डेथ को और डेथ का कॉज, और कंसेंट लेती है फैमिली से कि हम आई डोनेट करना चाहते हैं। अब ड्यूरिंग कलेक्शन में क्या होता है कि हम फैमिली को रिस्पेक्ट शो करते हैं, उस प्रोसीजर को मींस डोनेशन प्रोसीजर को प्राइवेटली परफॉर्म किया जाता है और कॉर्निया को सेफली निकाल लिया जाता है और विथ स्टेराइल कंडीशन, और फिर देन हम आइज़ को क्लोज कर देते हैं। देन आफ्टर रिमूवल उन कॉर्निया को या फिर आई को हम एक कंटेनर में रखते हैं जिससे वो अनस्टेराइल ना हो, कीप मॉइस्ट विथ एंटीबायोटिक और सेंड आई टू द आई बैंक इन आइस बॉक्स। नाउ आई बैंक में जाने के बाद उन टिश्यू को क्लीन किया जाता है विथ सलाइन वाटर, डिसइंफेक्ट किया जाता है, देन कॉर्निया को चेक किया जाता है विथ स्लिट लैम्प। अब कॉर्निया को ग्रेड किया जाता है उसकी क्वालिटी को, सो A to D कॉर्निया को ग्रेड किया जाएगा कि A है तो गुड फॉर ट्रांसप्लांट, B फॉर मॉडरेट, C पुअर क्वालिटी ऑफ कॉर्निया एंड D नॉट यूजेबल। अब प्रिजर्वेशन मेथड देखते हैं, तो पहले मॉइस्ट चैम्बर में रखा जाएगा कॉर्निया को 2 दिन के लिए, एम के मीडियम में 4 डेज़ के लिए, ग्लिसरीन में बहुत देर तक रखा जाएगा, बहुत टाइम के लिए, देन क्रायो प्रिजर्वेशन जिसमें कॉर्निया की फ्रीजिंग की जाती है, देन रिकॉर्ड एंड सेफ्टी, पेशेंट को या डोनर की डिटेल रिकॉर्ड की जाती है और अनयूजेबल टिश्यू को हम डिस्पोज कर देते हैं। द लास्ट टॉपिक इज़ आई ट्रांसप्लांटेशन। तो आई ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें अगर किसी पर्सन का कोई आई का पार्ट डैमेज है तो वो हेल्थी पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको हम आई ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। वैसे तो आई के काफ़ी सारे पार्ट की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, बट मैक्सिमम कॉर्निया की हम ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं। सो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग या केरेटोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डैमेज कॉर्निया एक हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस कर दिया जाता है टू रिस्टोर द विजन या टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। So there are 3 types of cornea transplant surgery. Let's see them one by one.
सो फर्स्ट इज़ फुल कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जिसको हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। ये तब की जाती है जब किसी पर्सन की सारी लेयर्स ऑफ कॉर्निया डैमेज हैं, तो उनको रिमूव कर देते हैं और एक हेल्दी कॉर्निया से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एक कब की जाती है, जब कॉर्निया की सारी लेयर डैमेज है। सेकेंड इज पार्शियल कॉर्निया ट्रांसप्लांट या डीप एंटीरियर लेमुलर केरेटोप्लास्टी। ये तब की जाती है जब फ्रंट और मिडिल लेयर डैमेज है, तो उनको रिमूव कर देते हैं और इनर जो लेयर है उसको सेफ रखा जाता है। थर्ड इज इनर लेयर ट्रांसप्लांट या एंडोथेलियल ट्रांसप्लांट। इसमें सिर्फ जो इनर मोस्ट लेयर है उसको रिप्लेस किया जाता है। तो इसके दो टाइप हैं, DSAE के और DME के। The full form is Decimet's Striping Automated Endothelial Keratoplasty, and DMEK stand for Decimet Membrane Endothelial Keratoplasty। इसमें सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें थोड़ी थिकर लेयर ट्रांसप्लांट की जाती है और इसमें पतली लेयर ट्रांसप्लांट की जाती है। सो कॉर्निया ट्रांसप्लांट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। द फर्स्ट इज बॉडी माइट रिजेक्ट द कॉर्निया, और देर आर मोर चांसेस ऑफ कॉर्निया या फिर आई इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ग्लाइकोमा, लीकिंग फ्लूइड फ्रॉम कॉर्निया, रेटिनल डिटैचमेंट, विजुअल एक्यूटी डिसऑर्डर और कॉर्निया ट्रांसप्लांट डिटैचमेंट। And there are some other eye transplant surgery. The first is amniotic membrane transplantation, AMT, जो कंजक्टिवा या फिर स्क्लेरा के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें जनरली एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रिप्लेस कर दिया जाता है। देन आईलैश ट्रांसप्लांट, जिसमें आईलैशेस को ट्रांसप्लांट करते हैं। ईयर डक्ट रिप्लेसमेंट, जिसमें ईयर डक्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ट्रांसप्लांट, द पेशेंट हैविंग मैक्युलर डिजेनरेशन या फिर लॉस ऑफ रेटिनल सेल्स, देन तब हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं।